प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सबका एक और आंसर की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगले 20 से 25 मिनट आप मुझे दोगे तो इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से इस जीएस का जो ये वाला पार्ट है, आगे आने वाले पेपर जो आपके 17-18 या आगे पेपर जो आपके होंगे एलटी के, उसमें आपका ये जो जीएस वाला पार्ट है यहां पर आपको ये बड़ा आसानी से आपका क्लियर हो जाना है। भाई दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा माफ कीजिएगा कि लेट हुई है आंसर की, मुझे कहीं जाना पड़ा था। पहली आंसर की से आपको काफी मदद मिली होगी इन पेपरों में, और अगली ये जो आंसर की है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इससे आप आगे आने वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। और जो मैं आगे टॉपिक आपको बताऊंगा जीएस के अंदर, उन टॉपिक्स को जरूर रिवाइज करके जाना, और कौन सा प्रश्न कैसे बना है, इसकी टैक्टिक्स, इसकी एक रणनीति, एक रूपरेखा हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो सभी मेरे दोस्त फटाफट जुड़ जाएंगे इस वीडियो के साथ और शानदार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, खैर देखिए सभी मेरे दोस्त, देखिए यहां पर भाई आपका जो जीएस वाला पार्ट है, आपका जीएस वाले पार्ट में पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा था। यह प्रश्न आपका मेरा बिल्कुल पढ़ाया हुआ है, जो क्लास के अंदर मैंने आपको कराया था। बौद्धिज्म का जो अलग से एक प्रॉपर लेक्चर है, 1 घंटे 13 मिनट का लेक्चर है, उसको मैंने करवाया था। उस लेक्चर के अंदर प्यारे बच्चे प्रॉपर तरीके से आपको करवा रखा है कि जो कल्प सूत्र है यह आपका जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। और इसके अलावा प्यारे बच्चे आप यहां देखोगे तो आपका यहां पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसके हिसाब से सही हो जाएगा। अगर आपको एक भी आता हुआ और दूसरे का भगवती सूत्र को सिर्फ आप महावीर के कृत्यों के विवरण के बारे में आपको भगवती सूत्र में वर्णन मिलता है, यह आपको पता होगा, या फिर निकाय वाला मैंने आपको करवाया था, तो निकाय भी अगर आपको पता था तभी आप इसका सही क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई कर पाते, और आपका यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल है, तो भाई यहां पे कौन सा टॉपिक आपको ध्यान रखना है, तो यहां जो टॉपिक ध्यान रखना है प्यारे बच्चे वो आपका कौन सा रखना है, तो जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म के ग्रंथ है, बौद्ध और जैन धर्म के, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो। ठीक है, पिछले पेपर में आपका ये पूछा गया था कि महावीर के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज पूछी गई थी, उनसे जीवन मरण से संबंधित प्रश्न थे। इस बार थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेवल पर आया है, तो भाई इसको भी आप डील करके जाना, समझे, तभी आपको आनंद भी आएगा। जैन धर्म बौद्ध धर्म ज्यादा नहीं है, 2 घंटे का लेक्चर है, कवर कर लेना। क्वेश्चन बन रहे हैं यहां से लगातार रिपीटेडली। ये आपका फिजिक्स की जो मैराथन पड़ी हुई है उस मैराथन से आपने कंप्लीट किया होगा, साइंस की मैराथन से। मोबाइल टावरों के एंटेना और मोबाइल के हैंडसेट में कौन सी ऊर्जा निकलती है, आप कहोगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की विकिरण की जो ऊर्जा है यह निकलती है। यह याद रखिएगा। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपको स्टैटिक जीके के अंदर मैंने दिवस का पूरा करा रखे हैं, समझे, सारे दिवस करा रखे हैं, और उसमें 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस भी आपको कराया हुआ है स्टैटिक जीके के अंदर। तो स्टैटिक जीके के अंदर जो डेज वाला टॉपिक है, उस डेज वाले टॉपिक में जो लेटेस्ट अभी महीने बीते हैं, यानी जुलाई के बाद के इधर साइड के जितने महीने के आपके जो दिवस है, और दिवस से संबंधित कोई थीम्स वगैरह भी स्पेसिफिकली बता रखी है, तो आपको वो भी हैंडल करके जानी है, वो भी रिवाइज मार के जानी है पेपर के अंदर। समझ रहे हो, पीडीएफ खोल के रिवाइज कर लेना। गुजरात के खेड़ा में किसान संघर्ष या खेड़ा सत्याग्रह का नेता कौन था। ये मैं जब आपको इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा था, गांधीयन एरा पढ़ा रहा था, तब उसमें जब मैंने आपको बताया था कि गांधी मूवमेंट कैसे हुआ, और उसी के दौरान आपको खेड़ा सत्याग्रह के बारे में भी बताया था कि कैसे खेड़ा सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आपका नेतृत्व किया था। आपका सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट हो गया, सीडीएम हो गया, या फिर आपका सबने अवज्ञा आंदोलन हो गया, या आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, या फिर आपका अवज्ञा आंदोलन हो, सबने अवज्ञा आंदोलन हो गया, या कोई भी आपका ऐसा आंदोलन हो गया, या गोलमेज सम्मेलन हो गया, कांग्रेस के अधिवेशन हो गए, ये सब आपके मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे आपके प्रश्न बनने की संभावना भरपूर है। तो इस मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपका गांधी एरा आपको जरूर पढ़ के जाना है, समझे। गांधी एरा और गांधी एरा से संबंधित आपके जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी आपके प्रोटेस्ट हुए हैं, उन आंदोलन के प्रमुख नेता कौन रहे हैं, और उन आंदोलनों का संबंध किस क्षेत्र विशेष से रहा है, इसके बारे में यदि आप पढ़ के जाते हो तो प्यारे बच्चे बड़े आसानी से आप पेपर बहुत बढ़िया करके आओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। जीएस का अगला प्रश्न बनता है, जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश का रंग अलग अलग तरीके से आपका मुड़ता है, निम्नलिखित में से क्रम मुड़ने को लेकर सबसे ज्यादा मुड़ने वाला, ऑब्वियसली फिजिक्स वाले सर ने कराया होगा, नहीं कराया तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन मेरे समझ से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन हाँ क्योंकि मैं ये साइंस नहीं पढ़ाता हूं। चौथा, तीसरा और दूसरा इसका सही उत्तर पहला था, तो आप इसको देख लेना। खैर प्रकाश से इतना तो मुझे पता है कि प्रकाश वाला जो लाइट वाला चैप्टर है, इस लाइट वाले चैप्टर से आता है, उन्होंने थ्योरी मैराथन क्लास में इसको जरूर कवर कराया होगा। ठीक है, इसे जरूर कीजिएगा आप सब लोग। भाई देखो इधर, और ये सामान्य जानकारी का भी है, मतलब ऐसा कोई इतने बहुत ज्यादा आपका एक तरीके से कह लो कि बहुत ज्यादा
टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, समान समझ वाला था। देखो सामान्य समझ वाला कैसे था, लाल के सबसे नजदीक कौन होता है, नारंगी, उसके बाद क्या होता है आपका पीला होता है, फिर हरा होता है और नीला थोड़ा सा ब्लैक के करीब होता है। तो भाई आपसे प्रश्न भी यही पूछा था, अलग अलग तरीके से मुड़ता है प्रिज्म में प्रकाश, तो सबसे कम मुड़ने वाले रंगों से लेकर सबसे ज्यादा मुड़ने वाले रंगों तक आपको लेना है। अभी कभी आप देखोगे, आप प्रकाश मुड़ने का ऐसा देखो कि कोई एक प्लेट है, कोई शीशा है, उस शीशे से आप देख रहे हो, सामान्य समझ वाला प्रश्न था, आप कर सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी। इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा सा लेके तुरंत ही हताश या बहुत ज्यादा डिमोरलाइज तुरंत नहीं हो जाना है, थोड़ा धैर्य रखना है और कोशिश करना है कि इन प्रश्नों को बनाया जा सके। बड़े आसानी से आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी, अगर मेरे नारंगी रंग की कोई प्लेट होगी तो आसानी से उसके पार दिख जाएगा, पीला होगा तो आसानी से उसके पार दिख जाएगा, हरा होगा तो थोड़ा थोड़ा झिलमिलाता दिखेगा, नीला होगा तो बिल्कुल ब्लॉक सा दिखेगा। तो इस प्रकार से आप प्रकाश का परावर्तन ही तो हो रहा है, अगर प्रकाश सीधे पड़ता तो चीजें आर पार दिखती, प्रकाश मुड़ जा रहा है वहां से आकर, तो इसीलिए तो दिख नहीं रही है आपको वहां पर चीजें। तो भाई आई बात समझ में, तो ये क्लैरिटी आपके दिमाग में होगी, जिंदा दिमाग इस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर पाएगा। आगे ये आपका मैथ से क्वेश्चन है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई इसका 96 सेंटीमीटर है, ये याद रखिएगा। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने रखी थी। पूरे पुर्तगाली साम्राज्य, पुर्तगाली कौन कब आए थे, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत देखोगे, यूरोपीय आगमन चैप्टर का नाम मैंने आपको पढ़ाया है, यूरोपीय आगमन, और इसी यूरोपीय आगमन में प्यारे बच्चे मैंने आपको करा रखा है कि किसने आपके पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखी, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने रखी थी। समझे, फ्रांसीसी गवर्नर आपका था, और उससे पहले आपका जो है अंग ब्रिटिश आए या कौन आया, ये क्रम भी मैंने प्रॉपर, डच आए, फिर कौन सा आया कौन सा नहीं आया, ये प्रॉपर पढ़ाया हुआ है बेटा। बहुत माइनर चीजें हैं और एकदम आपकी क्लास से क्वेश्चन है, क्लास से बाहर से क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आप अच्छे से इसे कर सकते हो, ठीक है। और मुझे उम्मीद भी है जिन बच्चों ने क्लास ली होगी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसे कवर भी किया होगा। एक कार की गति 10 घंटे, एक कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, मैथ्स का क्वेश्चन है, सर ने कराया है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर आप देख लीजिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बाद जीएस में आगे क्वेश्चन आया था, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है, यहां पर नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कीजिए। भारत की जनजातियां और राज्य संघ, देखो जब मैं आपको भारत ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने थोड़ी थोड़ी बताई थी आपको, अगर आपने याद रखी होगी तो बेटा ये प्रश्न आप बनाकर आए होगे। पिछले पेपर में विश्व की जनजातियां पूछी थी और मैंने पिछले पेपर में ही बताया था विश्व भारत की जनजातियां बेटा जरूर कवर कर लेना, अगले पेपर में भी ये पैटर्न जरूर रिपीट होगा और एज इट इज आपका रिपीट भी हुआ है। और फिर से कह रहा हूं, जनजाति, मुद्रा, ये सब कवर करके जाना, बहुत अच्छे तरीके से आपका पेपर बनने वाला है। भाई यहां देखोगे किन्नर आपका यहां पर पूछा गया, किन्नर आपकी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और बकरवाल आपका जम्मू कश्मीर से है। लुसाई आपकी प्यारे बच्चे, लुसाई आपकी मिजोरम से है, लुसाई मैंने मिजोरम से पढ़ाई थी। लुसाई पहाड़ी में स्थित है मिजोरम के अंदर, मिजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी कहते हैं, एज इट इज मुझे अच्छे से याद है, क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि मिजोरम पहाड़ी को ही लुसाई पहाड़ी कहते हैं और यही जो लुसाई पहाड़ी है ये लुसाई जनजाति के नाम से भी जानी जाती है। और मेघालय के अंदर साथ के साथ मैंने बताई थी, सेवन सिस्टर की सारी जनजातियां पढ़ लेना, गारो, खासी, जयंतियां मेघालय के अंदर पड़ती हैं, तीनों पहाड़ियां भी हैं और तीनों जनजातियां भी हैं, ये भी ध्यान रखना प्यारे बच्चे, तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और चेचू कर्नाटक की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, तो इसका उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह याद रखिएगा भाई। देखो इधर ये जो दशक है आपसे पूछा है, दशक और जनसंख्या वृद्धि दर से जनगणना करा रखी है स्टैटिक जीके के अंदर और अच्छे से उसी से प्रश्न आया, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से आपको करना था। 2001 से लेकर 2011, एक दशक 10 साल को कहते हैं। 10 साल में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो युग्म जो सुमेलित नहीं है वह आपको देखना था, तो 19.05 ये सुमेलित नहीं है प्यारे बच्चे। आपका ये 1971 से 81 तक 24 और आपका 2001 तक 21 था और फिर जो है 91 तक था। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर किसे कहते हैं ये जरूर देख लेना, क्योंकि ये भी अगले पेपर में जनगणना से आ सकता है, या फिर आपका जनगणना से 10 की वृद्धि दर से लेकर, या आपका लिंगानुपात से लेकर, या फिर आपका जनसंख्या घनत्व से लेकर यहां से प्रश्न बनेंगे और आप जनगणना जरूर करके जाइएगा। ये अपने टॉपिक नोट कर लीजिए कि जनगणना यदि नहीं करना है तो आप जनगणना करना है यदि, तो आपको स्ट्रैटेजी के वाला चैप्टर खोलना है, उसमें जनगणना कराई हुई है, भारत की जनगणना बहुत अच्छे से आप कर लोगे, ठीक है भैया। आगे बढ़ो, नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में प्रवाहित नहीं होती है। लास्ट लेक्चर जिन भी बच्चों ने लास्ट वाले दिन मेरा लेक्चर पढ़ा होगा, जिस भी आपके
जिस भी बच्चे ने लास्ट दिन आपका लेक्चर पढ़ा होगा किसका, ज्योग्राफी का, भूगोल का, उसने प्यारे बच्चे ये देखा होगा, मैंने आपको बताया था इधर साइड से मैं अफ्रीका आपको पढ़ा रहा था, और अफ्रीका में आपको व्हाइट नील नदी और ब्लू नील रिवर को पढ़ा रहा था, और मैंने आपको मिस्र यानी इजिप्ट मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास पढ़ाया, मतलब वो मिस्र की सभ्यता का विकास पढ़ाया था, और कैसे बताया था कि मेडिटेरियन सी में जाकर आपकी मिस्र मतलब नील नदी जाकर गिरती है, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और विश्व की मैप आपको जब दिखा रहा था तो मैंने दिखाया था, देखो ये युगांडा है, इधर ऊपर इधर से सूडान है, ये सारे देश ऐसे 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 करके बता रहा था। जिसने बच्चे ने पीपीटी वाली अच्छे से देख ली होगी उसका ये चार्ट बिल्कुल, और चार्ट तो वैसे भी यहां का नहीं है अफ्रीका का, तो ऑब्वियस है इधर साइड का नहीं है, जिधर साइड आपकी नील बहती है, तो भाई ऑब्वियस है चार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, ये भी बिल्कुल सही बात है, आराम से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। देखिए अब जिन भी बच्चों को यह पता है कि नेशनलाइजेशन आपका कब हुआ था, हरित क्रांति, तो हरित क्रांति मैंने कराया था, नेशनलाइजेशन गरीबी हटाओ नहीं कराया था, तो ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि मैंने नहीं पढ़ाया आपको क्लास के अंदर, लेकिन हां जी मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बहुत अच्छे से आपको लिखवाया है। यदि आपको ग्रीन रेवोल्यूशन और बैंक का राष्ट्रीयकरण भी सामान्य तरीके से पता होगा तो भी आप इस प्रश्न को बना ले जाते, समझे। 3, 2, 1 यहां पर सही उत्तर हो जाता आपका, यह ध्यान देने वाली बात थी। ठीक है भाई, अपना मिला लीजिएगा। अगर जिन बच्चों ने ये प्रश्न किया है तो आगे कैसे कर लेना है, तो आपको जितना भी, ये एक नॉर्मल चीज है, समझे, बहुत बहुत कॉमन सा कि गरीबी हटाओ कब आया, तो योजनाएं वगैरह जो है उनसे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं, समानता 1-2 इधर उधर से आपको ऑप्शन मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है, सर ने पढ़ा रखा है क्लास के अंदर, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, मैंने सुन रखा है वो क्वेश्चन, इसलिए मुझे पता, बड़ा समान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान था, मतलब 8वीं क्लास का आप एक तरीके से कह लीजिए। पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है, ये मैंने आपको करा रखा है, संस्थाओं के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र आपका पुडुचेरी के अंदर स्थित है, कृषि विज्ञान केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र आपका मछली का तालाब है, ये याद रखिएगा। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, जब आपको बायोडायवर्सिटी वाला ज्योग्राफी में आप चैप्टर पढ़ रहे थे तो झील, घास का मैदान, वन वगैरह ये सब प्राकृतिक तौर से है। कृत्रिम हमने मछली का तालाब, क्योंकि मछली उस तालाब में नहीं होगी, तालाब में हमने मछली डाली होगी सामान्यता ही, तो हमने एक कृत्रिम इकोसिस्टम बनाया है, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है, यह याद रखिएगा। गांधी सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी में हुआ है, तो आप कहोगे चंबल नदी के अंदर हुआ है, यह याद रखिएगा। गांधी सागर ये पढ़ा रखा है मैंने आपको, चंबल नदी जो आपको याद होगा ज्योग्राफी के अंदर मैंने पढ़ाया था, इंदौर के महू से निकलती है, उत्तर की ओर बहते हुए राजस्थान से बॉर्डर लगाते हुए इधर साइड जाकर यमुना में जाकर मिल जाती है, उत्तर प्रदेश के अंदर कौन से जिले में मिलती है, कमेंट्स में बता देना। सारी नदियों पर उपस्थित सारे बांध अगले आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बांध वगैरह आप चैप्टर पढ़कर जरूर जाना प्यारे बच्चे, क्योंकि डैम्स आपको, और जितनी भी परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं को, और सारे परमाणु संयंत्र भी देख लेना, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट आपके सेशंस में आपको परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। भाई देखो, दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा है, भारत का प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, प्रोडक्शन आपका पूछा गया है, किसी विशिष्ट विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय, जिन भी बच्चों ने पॉलिटी की क्लास ली है उनको याद होगा, मैंने धन विधेयक पर स्पेसिफिक जोर देके बताया था बेटा कि धन विधेयक को कौन मंजूरी नहीं दे सकता और कौन मंजूरी दे सकता है। आपसे भाई धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है, एज इट इज कहो तो नोट्स खोल के दिखा दूं, एज इट इज आपकी नोट्स में ये प्रश्न लिखवाया हुआ है, एज इट इज ये पॉइंट लिखा हुआ है कि धन विधेयक को होने का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ना ही वित्त मंत्री, ना प्रधानमंत्री, ना भारत का राष्ट्रपति करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बड़ा माइनर सा क्वेश्चन था लेकिन एज इट इज आपके क्लास नोट से आया हुआ है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उल्लेख अंत मिलता है, भाई ये भी कराया हुआ है, बड़ा कॉमन सा है, कोई भी पढ़ा रहा होगा टीचर तो ये बहुत बेसिक सा कवर कराता है, उसी तरीके से मैंने कोई स्पेशल इसमें कुछ अलग नहीं कर दिया है कि नहीं जी सब फंसा दिया मैं चिल्ला रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हर टीचर पढ़ाता है वो भी मैंने भी पढ़ाया और प्रश्न वहीं से बने हैं, कहीं बाहर से सिलेबस से नहीं बने हैं, कोई यूनिक सा नहीं बना है। आर्टिकल 17 है इसका सही उत्तर, ये याद रखिएगा। भाई आगे देखते हैं। भाई देखिए, फिर भिन्नात्मक रूप आपको निकालना है, तो भिन्नात्मक रूप आपको किशोर सर ने बता रखा होगा, भिन्न वगैरह निकालना। भारत में उड़ीसा में काला हांडी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो उड़ीसा का जो काला हांडी है बॉक्साइट के लिए, ये कराया है मैंने, खनिज बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, ये याद रखिएगा। अब्रक, यूरेनियम, ये सब कहां पाए जाते हैं समझे, तो ये सब देख लेना। बॉक्साइट नगरी किसे कहते हैं, ठीक है, झारखंड के अंदर है प्यारे बच्चे, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है, लोहरदगा को।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्टॉक एक्सचेंज उनके नाम से सुमेलित नहीं है? तो ये फुल फॉर्म है, एब्रिविएशन से क्वेश्चन था, एब्रिविएशन से क्वेश्चन था प्यारे बच्चे। यहां पर आपको एब्रिविएशन वगैरह देख लेने हैं बेसिक। तो ये बीईसी, बेस स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यही प्यारे बच्चे आपका युग्म सही सुमेलित नहीं है, बाकी आपका सही सुमेलित है, यह ध्यान रखिएगा। केचुओं की मदद से तैयार खाद को क्या कहते हैं? तो वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट प्यारे बच्चे, ये गांव में भी तुमने शब्द सुना होगा, तुम्हारी दादी मम्मी बोल लेती होंगी, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन था कि वर्मी कंपोस्ट किसकी मदद से तैयार होता है? तो केचुओं की मदद से। आज सरकार योजना भी चलाती है, उसमें सब्सिडी भी देती है, हौदा मिलता है, उस हौदे में केचुए वगैरह डाल के वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है ताकि आप यूरिया डीएपी वगैरह ज्यादा इस्तेमाल ना करो। किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी? करा रखा है खेल में, अगर खेल वाला चैप्टर खोलोगे उसमें प्रॉपर बता रखा है कि बिहार में 7वें संस्करण की मेजबानी भी हुई थी। वैसे करंट वाले सर ने भी क्वेश्चन कराए होंगे डेफिनेटली। ठीक है भैया, आगे देखो। अगला प्रश्न आपसे बनता है कि प्रकाशीय घटना तारा का टिमटिमाना किस कारण से होता है? तो आप कहोगे वायुमंडल अपवर्तन और पूर्ण परावर्तन के कारण होता है। वायुमंडल अपवर्तन और पूर्ण परावर्तन के कारण, तो बिल्कुल सही आपका वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है। समझे, तारों का टिमटिमाना, ये बेसिक क्वेश्चन है। देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपके, वायुमंडल में तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? तो रिफ्रैक्शन के कारण होता है, बस सीधी सी बात इतना समझ लेना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कण होते हैं, लाइट आती है और ढंग से पहुंच नहीं पाती, इसलिए कई बार हमको लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक, तो ये फिजिक्स देख लेना थोड़ा सा बेसिक सी। संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है कहां पर? तो आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। बिल्कुल, तो वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन के बारे में भी मैंने आपको पॉलिटी वाले लेक्चर में करा रखा है, आप देखे होंगे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, और सारी नियुक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति की हो, राज्यपाल की हो, या किसी की भी नियुक्ति हो, उसको आप करा सकते हो, यह याद रखिएगा। Which Mughal emperor engraved the figure in his coins for the first time? किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई थी? भाई बता रखा था, जहांगीर ने खुदवाई थी। अगर आपने मेरे प्रैक्टिस सेट वाली मैराथन देखी होगी प्यारे बच्चे, तो उस प्रैक्टिस सेट वाली मैराथन के अंदर जब मैं आपको हिस्ट्री की मैराथन ली है, तो उस हिस्ट्री के मैराथन में आपको प्रॉपर ये क्वेश्चन भी करवाया है मैंने कि मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई, तो जहांगीर ने खुदवाई थी, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न था, हाल ही में किस देश को 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर से मलेरिया मुक्त कर दिया गया था? करंट का क्वेश्चन था, सर ने कराया होगा या नहीं, ये देखिएगा। सूरीनाम था प्यारे बच्चे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत का जो महान्यायवादी होते हैं, सीजीआई होते हैं, समझे, उनके द्वारा किए जाते हैं, ये याद रखिएगा। समझ गई किसके बाद? तो आर्टिकल 76, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया, कोई नई बात नहीं है प्यारे बच्चे। 113वां राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सम सम्मेलन जनेवा में कब आयोजित किया गया? अब सोचो, नियुक्ति जैसे आपके क्वेश्चन जो है ये दो बार आपसे पूछे गए हैं, समझे, तो नियुक्ति अब आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ लो, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है प्यारे बच्चे। ठीक, और इसका सही उत्तर 2 से 13 जून हो जाएगा। श्रम सम्मेलन वगैरह भी देख लेना जो करंट में अभी अपडेटेड है। कुल मिलाकर बस इतना कहूंगा प्यारे बच्चे कि अच्छे से करिए, जो भी टॉपिक है आपका स्टैटिक वाले तो मैंने आपको इतने मजबूत करा दिए, करंट में थोड़ा हाथ पैर मारिए, देखिए जहां से बन पाए बनाइए, और पेपर अच्छा करके आइएगा, मुझे भरोसा है आप बहुत अच्छा करके आओगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए, कुछ सेशन वगैरह इंपॉर्टेंट रहेंगे तो वो मैं आपके लिए लेते आऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि भाई एनालिसिस आपको क्लियर होगी, तो और भी जो जो पेपर होते जाएंगे उसके हिसाब से हम अपनी एक आंसर की डिसाइड करते जाएंगे और बढ़िया से करते जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।